नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के इस वीडियो क्लास में। आज हम 4th सेमेस्टर का जो हमारा बुक है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी भारत में सार्वजनिक नीति और प्रशासन, आज हम इसके इकाई 3 का पार्ट 1 बजट की अवधारणा एवं महत्व का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, तो इसे देखिए और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो बजट क्या है। तो बजट का मतलब आप सबको पता ही होगा कि बजट का मतलब होता है अपने जो संसाधन का अर्थ है पैसे, जो अपने पैसे हैं ना, जो आपके पास आपकी आमदनी है ना, उसको इस प्रकार खर्च करना जिससे आप अपने अधिकतम से अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा कर सके। बजट हम अपने घरों के लिए भी बनाते हैं, उसी प्रकार बजट का निर्माण हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों करते हैं। तो बजट क्या है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। आगे देखते हैं। आगे इसी में कि हम बजट में अपने खर्चों को योजनाबद्ध तरीके से खर्च करते हैं, यानी हम पहले ये देखते हैं बजट में कि हमें किस जगह पर कितना पैसे खर्च करना है और हमें कहाँ पर पैसे सबसे पहले खर्च करना है। यानी देखो, हमारे पास पैसे तो सीमित मात्रा में होते हैं, यानी संसाधन तो हमारे पास सीमित होती है, लेकिन हमारी आवश्यकता असीमित होती है। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हम अपने इन सीमित संसाधन यानी सीमित पैसों के जरिए हम अपने असीमित यानी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसीलिए बजट का निर्माण किया जाता है। अब इसी में आगे कि भारत का जो पहला बजट है ना, वो जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। उस समय जो हमारी पार्लियामेंट थी, यानी जो हमारी संसद थी, विधानसभा थी, वहाँ पे पेश किया था, लेकिन उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो आज़ादी के बाद हमारा जो पहला बजट है वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, जिसे केंद्रीय बजट कहा गया उस समय। और उस बजट का जो पेश करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था षणमुखम चेट्टी। तो ये आप याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कि क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया गया, तो मैं बता देता हूँ कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है ना। तो ये याद रखना है, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ये मदद करेंगे कि जब आप अपने आंसरों को एक्सप्लेन करोगे तो वहाँ पे आप ये पॉइंट शामिल कर सकते हो कि हमारा जो बजट है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है और इसे अनुच्छेद 112 में शामिल किया गया है, ठीक है ना। और इसे वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है हमारे संसद में, जहाँ पर इसे लोकसभा में पास करवाया जाता है। अगर ये राज्यसभा में पास नहीं भी हो तो भी चलता है, लेकिन इसको लोकसभा में पास करवाना जरूरी है, ठीक है ना। तो बजट के 3 घटक होते हैं। पहला होता है कितना आमदनी होगा, जिसको व्यय कहते हैं, ठीक है ना। फिर होता है प्राप्तियाँ, यानी कहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है ना। और तीसरा है घाटा, यानी कितना घाटा हुआ। तो बजट में इन 3 घटकों को शामिल किया जाता है। अब आता है बजट के उद्देश्य। तो मैं आपको बजट का उद्देश्य बता दूं कि देखो, ये बहुत ही आसान पॉइंट है। और पहला जो मैंने उद्देश्य दे रखा है, ये हमें संसाधन जुटाने में मदद करता है। संसाधन का अर्थ है यहाँ पर पैसे, है ना। तो जो प्रशासन यानी देश में शासन चलाने के लिए जितने भी पैसे की जरूरत पड़ती है ना, जितने भी संसाधन की जरूरत पड़ती है ना, उसे जुटाने का काम बजट करता है। अगर हम बजट न बनाए तो हम प्रशासन को सही रूप से और सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। आगे प्रशासन में विभिन्न विभागों की गतिविधियों में समन्वय एवं स्पष्टता को निर्धारित करता है ना। मतलब ये होता है कि बजट सभी प्रशासन के जितने भी अंग होते हैं ना, उनके बीच में एक समन्वय यानी तालमेल बनाता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है कि जो बजट है ना, उसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को कम लागत और कम समय में और कम प्रयास में पाने की कोशिश करते हैं। यानी तो हम बजट बना के हम किसी भी चीज़ के लागत को कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि बजट में हमें अनुमान चल जाता है कि यहाँ पे कितना खर्च होने वाला है और इस खर्च को हम कैसे कम कर सकते हैं। इसी में आगे कि बजट जो है ना, हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाता है एवं हमें उस कार्य पर नियंत्रण करने में मदद करता है। यानी अगर हम बजट के माध्यम से किसी भी कार्य को करें तो हम उस कार्य को सही रूप से कुशल रूप से कर पाएंगे। अब हम प्रश्न नंबर 4 पर आ जाते हैं, जहाँ पे हमें बजट की विशेषताएं पढ़ना है। तो यहाँ पे बजट की विशेषताएं दे रखी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बजट को हम समय अवधि के हिसाब से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला अल्पकालीन, यानी अल्पकालीन मतलब होता है ऐसा बजट जो बहुत ही कम समय के लिए बनाया जाता है, जैसे
6 महीने या 1 साल के लिए हो गया। दूसरा मध्यकालीन, ये 2 या 2.5 या 3 सालों के लिए बनाया जाता है। और दीर्घकालीन जो 5 से 10 वर्षों के लिए बनाया जाता है, ठीक ना। तो बजट प्रशासन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो कि नियोजन एवं नियंत्रण के कार्यों को अत्यधिक प्रभावी तरीकों से करने में और संपन्न करने में हमारी मदद करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा, बजट पूर्व निर्धारित उद्देश्य, यानी जो हम बजट के माध्यम से जो हम भविष्य के लिए जो योजनाएं सोचते हैं ना, तो बजट उन योजनाओं को सही रूप से, कुशल रूप से करने का एक उपकरण है, ठीक ना। ये एक भावी कार्य योजना, यानी जो बजट है वो हम हमेशा भविष्य के लिए बनाते हैं, ठीक ना, कि हमें कल किस संसाधन को अचीव करना है, किस मांग को अचीव करना है, उसके लिए हमें कितना खर्च होगा, ठीक ना। तो ये एक भावी योजना है, ठीक ना। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट और दे रखा है, तो इससे भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आगे जाते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 5, जो है बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो यहाँ पे मैंने बजट के कुछ सिद्धांतों को शामिल किया है, बहुत ही आसान है जिससे आप एक बार में ही पढ़ के समझ जाएंगे। चलो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसको समझा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। तो पहला है प्रचार। तो दो, बजट का व्यापक प्रचार होना चाहिए। व्यापक प्रचार का मतलब होता है कि जब सरकार बजट बनाए ना, तो उसका प्रचार इतना होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि तक, यानी हर जनता तक बजट में क्या क्या शामिल किया गया है उसका पूरा ब्यौरा पहुँचे। जैसा आपको पता, अभी जब बजट पेश किया जाता है हमारे संसद में, तो उसका प्रशासन टीवी के माध्यम से घर घर तक होता है। क्यों? क्योंकि बजट का व्यापक प्रचार करना जरूरी है। दूसरा, स्पष्ट। बजट इतना आसान और सरल शब्दों में हो ना, यानी उसका ब्यौरा इतना आसान और सरल हो कि आम जनता को उसको समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाइयाँ न हो। तो इसका दूसरा सिद्धांत है। तीसरा, परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी। तो इसमें यह है कि बजट में आप जिन जिन कारकों पर पैसे खर्च करेंगे या संसाधन खर्च करेंगे ना, उन कारकों का पूरा ब्यौरा हो, यानी किस कारक पर कितना खर्च होगा इसका अलग से एक ब्यौरा हो, ठीक है ना। इसके बाद आता है एकता। एकता मतलब कि एक जगह जितना आपने बजट में जिन जिन मदों पर जितना खर्च करना, उसका एक टोटल अमाउंट भी एक जगह दर्शाया गया हो। तो देखो, पहले अलग अलग कारकों पे आप जितना खर्च करोगे उसे अलग अलग दर्शाना है, फिर सबका एक साथ टोटल दर्शाना, जिसको एकता में दर्शाया गया, ठीक है ना। इसके बाद आता है व्यापकता। व्यापकता में सरकार के संपूर्ण राजकोषीय कार्यक्रम का निष्कर्ष बजट में होना चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार जब तक शासन करेगा ना, तो उस दौरान उसके जो भी कार्यक्रम होंगे ना, जो भी उसकी गतिविधियां होंगी ना, उसका जितना भी खर्च होगा ना, उसकी जानकारी भी बजट में होना चाहिए। यानी सरकार कहाँ कहाँ पर, जैसे मान लो नरेंद्र मोदी जर्मनी जा रहे हैं तो उस पर कितना खर्चा आएगा, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो वहाँ कितना खर्चा आएगा, अमेरिका जा रहा है तो वहाँ कितना खर्च आएगा। तो ये इन सभी की जानकारी बजट में होना चाहिए। इसके अलावा सरकार के जो नए नए खर्च जो होने वाले हैं उसकी भी जानकारी बजट में होना चाहिए, जिसको यहाँ पे व्यापकता के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद आता है सत्यशीलता। सत्यशीलता मतलब होता है कि बजट में आपने जिन जिन कारकों पर जितना बजट में अनुमान लगाया है, आपको उतना ही और उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। यानी कार्य में सत्यशीलता झलकनी चाहिए। यानी जो विधायिका ने आपके लिए बजट निर्धारित किया है और जिस कार्य के लिए जितना बजट निर्धारित किया है उतना ही और उसी के अनुसार आपको, उस बजट के अनुसार ही आपको उस कार्य को कंप्लीट करना चाहिए। तो इसको हम सत्यशीलता के माध्यम से देखते हैं। इसके बाद आता है समयबद्धता। समयबद्धता मतलब होता है कि सरकार ने बजट में जिस कार्य के लिए जितना समय निर्धारित किया है, मान लो सरकार ने एक प्लानिंग बनाया है कि हमें देश में बेरोजगारी खत्म करना है, इसके लिए सरकार ने रेलवे में नई नई वैकेंसी का आरंभ किया है। तो उसके लिए अगर मान लो कि सरकार बजट में एक अमाउंट फिक्स करती है कि रेलवे में हमें इतना खर्च करना है जिससे नए नए रोजगार विकसित हो, तो सरकार और विधायक इस बात पर ध्यान दे कि उसने जितना समय सीमा एक दिमाग में सोचा है ना कि हम इस टारगेट को इतने कम समय में या इतने समय में पाना चाहते, तो उसको उतने समय में पा लेना चाहिए। यानी समय पहले से निर्धारित हो जाना चाहिए और हमें उस निर्धारित समय में ही उस कार्य को कर लेना चाहिए। यह है समयबद्धता, है ना। और ये तभी होगा जब बजट संसद यानी विधायिका में कम समय में और आसानी से पास हो जाए।
तो ये लेसन तो हमारा कंप्लीट हो गया और इस वीडियो में मैंने आपको सभी पॉइंटों को जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास किया है क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना अधिक हो सके शेयर करें।